प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, विगत कतिपय दिनों से प्रीति के पुष्प इस धारावाहिक सुंदर सी कहानी का हम कर्णरंध्रों द्वारा विविध विषयों को स्पर्श करते हुए एक आख्यान सा सुन रहे हैं। अब तक हमने देखा और सुना किस तरह से अशोक, आलोक और अलका धीरे धीरे बढ़ने लगे, एक पुष्प की भांति खिलने लगे, और जब वे परिपक्व अवस्था के अंदर आ जाते हैं तो चतुरा, जो उपवन के मालिक थे सखाराम, उन्हें कहती है कि इनको उचित शिक्षा दीक्षा देना बहुत अनिवार्य है और प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य भी होता है। उसने उद्यान के सन्निकट ही लगे हुए आचार्य सरस्वती पुत्र के पास बच्चों को लेकर उन्हें भेजा और पहली मुलाकात में ही आचार्य सरस्वती पुत्र उन बच्चों को देखकर, उनकी उद्भट प्रतिभा को देखकर अत्यंत खुश हुए और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि मैं इन्हें शिक्षा दीक्षा सब कुछ दूंगा। प्रतिदिन माली उन्हें कुछ न कुछ उपहार स्वरूप फल फूल लेकर जाता ताजे और उनकी सेवा करता। बच्चे भी, जो कि अशोक था, वो उद्भट प्रतिभा संपन्न था। धीरे धीरे जब आलोक भी बड़ा हुआ तो वे भी आचार्य के पास विविध विषयों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करने हेतु जाने लगे। दोनों भाई उद्भट विद्वानों की श्रेणी के अंदर बहुत जल्द बैठ गए, क्योंकि इनके मन मस्तिष्क के अंदर, जैसे कि आचार्य जी ने सोचा था कि माली के पुत्र है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीखेंगे, लौकिक व्यवहार, संसार की नीतियाँ, इसके अलावा और क्या। पर इससे विपरीत था। जैसे राजकुमारों का एक रहन सहन, उनका चाल ढाल, शस्त्र संचालन के लिए उत्सुकता, नीति, प्रबंध कुशलता, राजनीति, कूटनीति, अश्वारोहण, धनुर्विद्या, इन विविध जो राजाओं के अस्त्र शस्त्र संचालन करने के लिए जो शिक्षा दीक्षा होती है, उसमें उनकी अत्यधिक रुचि थी। कई बार आचार्य जी के मन में आता कि कहीं ये राजपुत्र तो नहीं, ये माली के पुत्र तो लगते ही नहीं है। पर माली भी इस बात को टाल जाता। फलस्वरूप उनके मन में भी कई बार रात को जब नींद नहीं आती, यही विचार करते रहते कि कितने अच्छे और कितने आसानी से ये सब कुछ सीख रहे हैं, मेरे को ज़्यादा परिश्रम ही नहीं करना पड़ता, एक बार मैं बता देता हूं तो ये सब कुछ सीख जाते हैं। और सचमुच में ऐसा ही था। कई लोग दोस्तों एक पाठी होते, कोई दो पाठी होते, कोई त्रिपाठी होते। ये दोनों बच्चे एक पाठी थे, अर्थात एक बार कह दिया, समझ लो वो सब कुछ उनको कंठस्थ हो गया, सब कुछ आचरण में आ गया। ये सब देखकर गुरु को भी प्रसन्नता होती कि मेरे कितने सुयोग्य शिष्य हैं। जहां पात्रता होती ना दोस्तों, वहीं पर शिक्षा भी दी जाती है। आज हमारे मन मस्तिष्क के अंदर हम इतने प्रवचन सुनते, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आख्यान पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पर असर क्यों नहीं होता? इस कान से सुनकर हम इस कान से क्यों निकाल देते हैं? कारण है क्योंकि हमारा जो मन है ना, जब हम सुनते हैं तो दत्त चित्तता के साथ नहीं सुनते हैं। आंखें कहीं और होती है, मन कहीं और होता है और तन सभा मंडप में होता है।
तो फलस्वरूप हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं। और जब तक ज्ञान आत्मसात नहीं होता है तब तक निरर्थक है। उदाहरण के तौर पर एक बार एक संत महात्मा एक घर के अंदर भिक्षाटन के लिए गए, तो महिला ने कहा कि महाराज आज मैंने सुस्वादिष्ट खीर बनाई है, आप वो खीर ले जाइए। तो महाराज ने कहा कि आज नहीं, आज परिपूर्ण हो गया है और हम लोग अति संग्रह करने वालों में से नहीं है। कल की किसने देखी, कल की कल सोचेंगे, पर आज हम नहीं ले सकते। तो ठीक है महाराज जी, आप कल पे मेरे घर पे आना ताकि आपके पात्र भर ना जाए। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन उस महिला ने उससे भी ज्यादा सुस्वादिष्ट खीर बनाई। इधर महाराज जी ने सोचा कि चलो, उन्होंने अपने कमंडलू के अंदर कचरा, गोबर ऐसा भर लिया और चल पड़े। आधा भरा हुआ था कमंडलू, आधा खाली था। जैसे उस महिला के घर पे पहुंचे तो महिला ने कहा कि महाराज आज फिर से मैंने खीर बनाई है, आप अपना कमंडलू आगे कीजिए। महाराज ने कमंडलू आगे किया तो महिला जैसे ही डालने लगी तो उसका ध्यान कूड़ा करकट के अंदर पड़ा। महाराज को कहा कि महाराज इसमें तो कचरा भरा पड़ा है, गोबर है, ये तो खीर बेकार हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुम इसी में डाल दो। महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, मैं सही कह रहा हूं। नहीं नहीं महाराज, ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। महाराज ने कहा फिर क्या करना पड़ेगा, कोई स्वच्छ पात्र दो, इसे साफ करना पड़ेगा, अच्छे से धोना पड़ेगा। लाओ मैं धो देती हूं, अच्छे से रगड़ के साफ करती हूं, मांझ देती हूं, उसके बाद में मैं इसमें खीर डालूंगी। महिला को संबोधन करते हुए महाराज जी ने कहा कि देखो, उस दिन तुमने मुझे कहा था एक बार कि महाराज मुझे कुछ उपदेश दो जिससे कि मेरे जीवन का निर्माण हो। कल मैं तुम्हारे आया तो तुमने कल भी खीर बनाई थी, पर मेरे पात्र सब भरे हुए थे, भोजन परिपूर्ण आ चुका था, इसलिए मैं कल कुछ नहीं बोल पाया। पर आज समुचित प्रैक्टिकल रूप में तुम्हें उपदेश देना जरूरी था और इसलिए मैं इसके अंदर कूड़ा कचरा और गोबर भर के लाया। तुम जानती हो कि जब तक ये इसमें रहेगा तब तक खीर इसमें टिक नहीं सकती, खीर खाने योग्य नहीं रहेगी। ठीक इसी तरह जब तुम सत्संग में आती हो, प्रवचन श्रवण करने आती हो, किसी माता पिता या गुरुजनों द्वारा कोई उपदेश ज्ञान का तुम्हें हासिल करना होता है, तो तुम्हें अपने इस मन को स्वच्छ एवं पवित्र एवं निर्मल बनाना पड़ता है। जब ये स्वच्छ अच्छा निर्मल हो जाता है ना, तभी इसमें उपदेश रूपी खीर टिक सकती है, वो अच्छी रह सकती है, वरना वो कोई महत्व नहीं रखती है, फेंकने लायक ही रहेगी। इस कान से सुन लो, इस कान से निकाल दो। पर जब आपको आत्मसात करना है तो आपके जीवन के अंदर भी आपका यह आत्मरूपी पात्र स्वच्छ अच्छ एवं निर्मल होना चाहिए। तो दोस्तों, ये राजकुमार, इनका हृदय इतना पवित्र था और ज्ञान लेने की इतनी इनकी पिपासा थी, लालसा थी, फलस्वरूप गुरु को भी उनको ज्ञान देने के अंदर, उनके पात्र के अंदर डालने के अंदर निसंकोच रूपता से वे सिखाए जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि मैं कब ज्यादा से ज्यादा इनको सब कुछ सिखा के समस्त गुण संपन्न कर दूं, ऐसी भावना उनकी बनी रहती थी। प्रतिदिन कठोर परिश्रम के द्वारा साम दाम दंड भेद चारों नीतियां भी इन्होंने सीख ली। कई विषयों का तलस्पर्शी ज्ञान इन दोनों भाइयों ने प्राप्त कर लिया। एक बार चतुरा के मन में आया कि अब समय आ चुका है, क्यों नहीं रहस्य का उद्घाटन कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हो गए। अब ये दोनों चंडालिका ही कहूंगा, इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, अर्थात रसीली और कंचना, क्योंकि अब राजकुमार दोनों परिपक्व अवस्था, सिर्फ अलका छोटी है अभी। फिर मन में आया कि नहीं, उचित समय आने दो, जरूर मैं कुछ ना कुछ करूंगी। इधर प्रीति की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी थी।
इतनी दयनीय हो गई थी कि राजा अब उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो एकांत शांत ऐसे कोठरी के अंदर कृशकाय हो चुकी थी, पहले से भी ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई थी। चतुरा उसकी सेवा करती, एक हमदर्द सिर्फ थी तो चतुरा थी, दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। पर जैसे तैसे समय निकालकर 2-2.5 घंटा वो इन बच्चों को खिलाने के लिए, इन बच्चों के हालचाल देखने के लिए, इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है वो सब समझने के लिए आ जाती थी और इनके घर में रहती थी। दोस्तों, संयोग होता है, निमित्त होता है। सिचुएशन एक बार ऐसी आई कि प्रेमा बीमार हो गई। बीमारी तो एक बहाना होता है मौत के पास जाने का, पर दोस्तों बीमारी कब किसको उद्भूत हो जाए बोल नहीं सकते। प्रतिदिन व्यायाम करने वाला, प्रतिदिन योगा करने वाला, प्रतिदिन जिम खाने के अंदर जाके कसरत करने वाला, क्या वो बीमार नहीं हो सकता? वो भी बीमार होता है, क्योंकि बीमारी ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा किसी को नहीं देखती। स्त्री पुरुष वो कभी भी किसी को भी हो सकती है। कुछ बीमारियां आनुवंशिक होती है, तो कुछ बीमारियां हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से उद्भूत हो सकती है। इसलिए दोस्तों, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रत्येक को करना चाहिए। और आजकल तो हमारा खान पान ही बदल गया है, रहन सहन बदल गया है, टेंशन और स्ट्रेस हम इतना ज़्यादा लेने लग गए हैं। कई बीमारियां ऐसी है दोस्तों जो हमें दिखती नहीं। बीमारी दो तरह की, एक लाक्षणिक, दूसरी अलाक्षणिक। जो बीमारी हमें दिखती है हम उसका सीधा इलाज कर लेते हैं, इजीली इलाज कर लेते हैं। जैसे सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, खांसी हो गई, जुकाम हो गया है, एक छोटी सी गोली लेते हैं हम, सीधा मेडिकल पे जाते हैं और मेडिकल वाले को ही कहते हैं कि भाई ऐसी ऐसी गोली दे दे, सर बहुत दुख रहा है, तो एक छोटी सी गोली दे देगा। बुखार आ गया, क्रोसिन दे देगा। एक दिन हम आराम करेंगे, दूसरे दिन फिर से हम अपने काम पे तैयार होकर निकल जाते हैं। पर जो अलाक्षणिक बीमारी, जिसके लक्षण दिखते नहीं हैं, ऐसी अलाक्षणिक बीमारी जब उद्भूत होती ना दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। इन बीमारियों को हम कैसे पहचाने? पहले तो बीमारी दूर दूर तक, डायबिटीज क्या होती थी, हार्ट अटैक क्या होता था, किसी को पता ही नहीं था पुराने जमाने में, क्योंकि सब स्वस्थ और मस्त रहे, क्योंकि उनका खान पान ही वैसा था। आज सब कुछ फवारे मारे हुए, केमिकल मिक्स, ऐसी दवाइयाँ छिड़की हुई पदार्थों को हम लोग खाते हैं। फलस्वरूप शरीर के अंदर जो अलाक्षणिक बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है। आज 4 आदमियों के पीछे एक आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है। कैंसर, गर्भ पिशवी का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर करीब करीब 3 महिलाओं को छोड़कर चौथी महिला को हो रहा है। ये रेशो है गवर्नमेंट का, मैं ऐसी बात नहीं बता रहा हूं। हर घर के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी है, हर घर के अंदर दवाखाना शुरू है, हॉस्पिटलाइज होना शुरू है। कोई नहीं चाहता दोस्तों कि हमारे इतना मेहनत से कमाया हुआ, कष्ट से कमाया हुआ जो पैसा है, खून पसीना एक करके, कि हम डॉक्टर को या हॉस्पिटल में भरते चले जाए। इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? तो उसके लिए है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। वो करना हर एक को जरूरी है। अरे हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम ही फिट नहीं रहेंगे, हम ही तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, तो हमारे पीछे हमारा परिवार का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा? इसलिए अपनी तरफ क्या केयर करो, अपना ध्यान रखो, नियमित व्यायाम करो, नियमित योगा करो, खान पान के अंदर शुद्धता रखो, काफ़ी बीमारियों से हम बच पाएंगे। और फिर भी जो अलाक्षणिक बीमारियां हैं उनके लिए कैसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना चाहिए, आज विषय नहीं है, विषय से विषयांतर में हम ना चले जाए, इसलिए मैं सिर्फ आज इतना ही कहूँगा। यदि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में जानना है और बहुत सस्ते में करना है ना दोस्तों, तो मेरा नंबर तो हमेशा YouTube चैनल के ऊपर भी रहता है, आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कीजिए, मैं आपसे व्यक्तिगत बात करूँगा। आज मैं इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि कहानी हमारी बहुत लंबी होती चली जा रही है। प्रेमा, उसे पैरालिसिस का झटका सा आता है और उसका पूर्ण दक्षिण अंग नाकामी हो जाता है।
वो बिस्तर पकड़ लेती है। सेवाराम के अनुसार जैसे उसका नाम था, अपनी पत्नी की भरपूर सेवा करता है। बच्चे भी देखने लग जाते हैं कि माँ को क्या हो गया। पर धीरे धीरे, मैंने जैसे कहा ना, बीमारी तो एक बहाना है मौत की तरफ जाने का, और वो धीरे धीरे इस बीमारी से इतनी ज़्यादा संत्रस्त हो जाती है कि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, आंखें मूंद लेती है। एक बहुत बड़ा आघात सेवाराम को लगता है। इसके मन में आया चतुरा कि अब बस सेवाराम ही है जो इस सच को जानता है। बच्चों को किस तरह से उसने उठा उठा के लिया है और पाला है, यदि इन्हें ही कुछ हो गया तो मैं क्या कर पाऊंगी। इस तरह के विचार चतुरा के मन मस्तिष्क के अंदर आने लग गए थे। पर सोच रही थी कि 13वां निपट जाए, उसके बाद में इस रहस्य का उद्घाटन तो मुझे करना ही है, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो गए। पर दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए हम थोड़ी सी और बढ़ाएंगे। सेवाराम क्या अपनी पत्नी का वियोग सह पाएगा, या सेवाराम भी काल कलवित हो जाएगा। इसके पास रहस्य उद्घाटन करने के लिए अब क्या रहेगा। बहुत सारे सवाल मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होने लगे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी समय में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस कहानी को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।